नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ आप सबकी आरजे दोस्त चित्रा। आप सुन रहे हैं रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप मिलते हैं हमारे आसपास के कलाकार से। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी शत्रुजीत सिंह से जो हमारे भिलाई के हैं और वो काफ़ी अच्छा पेंटिंग करते हैं और चित्रकारी की दुनिया में उनका अलग ही एक नाम है। तो सत्यजीत सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका जो ये चित्रकारी की दुनिया में आपकी रुचि कैसे आई और आपकी कला जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मैम, मेरी जो शुरुआती एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो उड़ीसा से स्टार्ट होता है। तो जी। वहाँ पे मेरे पापा उड़ीसा में जॉब करते थे, तो वहीं से ये एक किस्सा है उस टाइम का, जब हर कोई बच्चा, जैसे आज भी मैं देखता हूँ स्कूल में, तो हर कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है। बट यहाँ पे बात एक आती है कि वो उन चीज़ों को कंटिन्यू कहाँ तक करके जा रहा है लाइफ में। और जैसे मेरे शुरुआती दिन थे, वैसे क्लास 6 या 7 का टाइम था, तो मेरा एक दोस्त होता था। तो पता नहीं सबके किस्मत में ऐसे दोस्त मिलते हैं कि नहीं, कि जो अपने दोस्त की खुशी पे खुश होने वाला दोस्त। यहाँ तो मतलब एक दूसरे के साथ ही compete करने में लगे रहते हैं। तो वो ऐसा दोस्त था कि जो मैं स्केच करता था तो वो खुश होता था। अब हमको अपनी क्लासरूम को डेकोरेट करना था, तो हम लोग स्केचिंग चालू कर दिए। और उसी में आगे चलते चलते वो एक हमारा प्रैक्टिस बनता चला गया। फिर आगे जो भी चीज़ें मिलती थी, उस टाइम इंटरनेट ये सारी चीज़ों की इतनी फैसिलिटी तो थी नहीं, तो जो फोटोज हमारे सामने पड़ जाती थी मैं बनाता था और वो देखता था। उसके बाद जब मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन के बीच में ही मैं आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे भी मुझे जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर थी वहाँ, जिनके पास थोड़ा बहुत स्किल होता था किसी भी चीज़ों में, उनके लिए एक बचाव होता था वन टाइप ऑफ, कि उनको अपनी ट्रेनिंग जो बेसिक करने के बाद जो सेकंड हाफ का टाइम होता था दोपहर के टाइम, उसमें फालतू की काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके पास स्किल होता था। तो मुझे कुछ वैसे टास्क मिल जाते थे जिससे कि मुझे लगता था कि मैं गर्मी में दोपहर में क्यों जाके इधर-उधर करूँ, उससे अच्छा मैं अपनी चीज़ें करूँ। उसके बाद में वहाँ हमारी प्लेटून के वो राइटर और वो एक पोस्ट होता है बच्चों के बीच में ही, जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं वैसे। जी। तो मैं उस प्लेटून के राइटर बन गया, तो मेरा काम होता था ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाना ये वो, तो उसमें जो बेसिक ड्राइंग है उसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो उन चीज़ों की वजह से जो है मैं उसको कंटिन्यू करता चला गया। उसके बाद में कई ऐसे दौर आए, वो बहुत लंबी कहानी होगी। कई छोटे-छोटे ऐसे टाइम आए जब मुझे मौका मिलता गया, और फिर मैं आर्मी इंटेलिजेंस में चला गया। इंटेलिजेंस में नाम का होता है इंटेलिजेंस, बट हमें करना क्या होता है, जैसे हाइडआउट्स वगैरह का डिज़ाइन जी। करना, मैप्स बनाना, तो वो भी कहीं न कहीं ड्राइंग का पार्ट है। तो उन चीज़ों में करते-करते मैंने ग्लास पेंटिंग, वहाँ पे अपने जो सीनियर्स थे, हमारे पास जब लीजर टाइम होता था तो हम लोग यही करते थे। तो जो ग्लास पेंटिंग का स्किल मैंने वहाँ सीखा था। फिर कुछ बेसिक स्केचिंग वगैरह वहाँ किया। फिर मेरी एक आदत होती थी कि मैं अपना एक डायरी बनाता था, जिसमें एक पेज में मैं लिखता था अपनी जो भी मन की बात, और उससे रिलेट करता हुआ उस स्टोरी से एक स्केच बना लेता था। तो वो कोई ऐसा रियलिज़्म नहीं होता था, वो बस मैं अपने आप को खुश करने के लिए करता था। लेकिन उसके बाद मेरा एक दोस्त मिलता है मुझे, जो शिवांश द्विवेदी नाम है। वो बहुत अच्छी कविताएँ लिखता था, हिंदी के बहुत गज़ब के। और जब वो लिख रहा था, तो एक दिन मैंने उसका स्केच करना चालू किया। तो वो मुझे उस स्केच को देखने के बाद में उसने कहा कि यार, मैं अपने आप को जोकर जैसा समझता था, हँसने वाला और ऐसे ही टाइम पास करने वाला आदमी जो लोगों के बीच हँसी मज़ाक करता है, पर तुम्हारी स्केच में मेरी पर्सनैलिटी दिख रही है, कि देयर इज़ अ डेप्थ इन माय पर्सनैलिटी। तो वो जो बात थी, उसके बाद मैंने लाइव स्केचिंग चालू किया। और उसके बाद फिर प्रोफेशनल पेंटिंग में यहाँ आने के बाद, फिर मैंने आर्मी से आने के बाद में फिर मैंने प्रमोद सर को ज्वाइन किया, जो गूगल में अवेलेबल हैं, कोई भी उनको जी। जानता है। हमारे यूथ आइकॉन हैं वो, हमारे छत्तीसगढ़ के आइकॉनिक वो आइडल चेहरा है। जी, जी, जी। तो प्रमोद सर को ज्वाइन करने के बाद में फिर उनसे मैंने बेसिक्स, इनकी जो बाकी जो गुर है, इसके अंदर की डेप्थ है पेंटिंग के, मैंने उनसे सीखा। सर, आपने अभी बताया कि आपका बस एक शौक था पेंटिंग करना। हाँ।
तो फिर शौक को फिर पैशन बना लेना और उसको हमेशा कंटिन्यू रखना और आर्मी जैसी चीज़ों में भी आपने उसमें कंटिन्यू रखा, तो ये कैसे हुआ? देखिए मैम, मैं हमेशा अपने बच्चों से भी यही बात कहता हूँ और ये जी, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया आपने मेरी बात को रखने का कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एवरेस्ट में चढ़ते हैं, जी, उनको कौन-सा गवर्नमेंट थोड़ी बोलता है कि तुम एवरेस्ट चढ़ जाओ तो हम तुमको गोल्ड मेडल देंगे या नोबेल अवार्ड देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी पैशन के लिए एवरेस्ट चढ़ता है और एवरेस्ट चढ़ने का मतलब होता है अपनी मौत और जीवन को कई बार जीता है वो। क्योंकि एक स्टेप गलत आना और वो सीधे नीचे ज़मीन में गिरेगा या कहीं गड्ढे में गिरेगा और उसकी हड्डियाँ तक नहीं मिलेंगी। लेकिन वो आदमी अपनी पैशन के लिए अपने जीवन को वो कई लोग होते हैं जैसे कोई बोलता है मैं 30 बार फिसला 30 बार चढ़ा, तो 30 बार वो मौत का सामना करते हैं तो हम अपनी पैशन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने हर एक सिचुएशन में अपनी पैशन को थोड़ा सा समय दें। जी, और बेसिकली मैंने कोविड के टाइम को बहुत अच्छा यूज़ किया था। जी, वो मुझे अच्छा भी लगता है अपने इस डिसीजन पे कि जैसे ही कोविड की बात आई तो मैंने सोचा अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को करूँ। और मैं उतई के पास एक मेरा दोस्त का भांजा था, हाँ, तो उसको सिखाने के लिए मैंने एक रूम रेंट पे लिया और उसके साथ हम लोग शटर बंद करके उस एक कमरे में 6 महीने तक मैं उसी को सिखाता रहा और उसको सिखाने के साथ-साथ मेरी जो ये स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। तो कहीं न कहीं वो भी एक वो रीज़न रहा इसमें आने का। जी। तो सर ये होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे कोई गुरु रहता है या प्रेरणा स्रोत बोल सकते हैं जिसको हम देख के सीखते हैं या होता है ना कि मेरे को इनके जैसे बनना है तो ऐसा कोई था आपका? अ, बिल्कुल मैम, उस टाइम तो नहीं था जब मैं इन चीज़ों को जो नॉर्मल तरीके से करता था जैसे जी, हर जी, बच्चा करता है। पर जब मैं प्रमोद सर से मिला और जब पहली बार मेरा भाई ने मुझे दिखाया था, उनके बारे में बताया था और जब से मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बेसिक मुझे आइडिया हुआ उसके बाद मैं हमेशा से उनका शागिर्द बनना चाहता था। उनको देखना, उनसे मिलना, उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करना, उनके जैसे बनने का तो जी। हमेशा से रहा। तो आपने प्रमोद सर के बारे में बात किया तो प्रमोद सर बेसिकली वो तो मल्टी टैलेंटेड है लेकिन वो रंगोली के नाम से ज़्यादातर जाने जाते हैं। तो सर आप भी रंगोली बना लेते हैं या रंगोली आर्टिस्ट जैसी चीज़ें? नहीं मैम, रंगोली में मैं कभी भी शायद ट्राई ही नहीं किया हूँ मैं आज तक जी, रंगोली। जी, और सर को मैंने रंगोली आर्टिस्ट के हिसाब से नहीं जाना था। जी, रंगोली आर्टिस्ट के हिसाब से वो ऑल वर्ल्ड में फेमस है, इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट उनकी आइडेंटिटी है। बट जी। सर की बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कैनवस पेंटिंग है, हाँ, स्केचिंग है, जी, ये मैंने सीखा उनसे। रंगोली में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। जी। या आपने ट्राई ही नहीं किया? यस मैम, ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आज तक ट्राई ही नहीं जी। किया। पर मेरे को आपकी पेंटिंग्स देख के समझ में आ गया कि आप रंगोली भी बेस्ट कर सकते हो। दोस्तों आप देख रहे हैं जो भी पीछे भी लगा हुआ है कृष्ण जी का, वो सर ने ही बनाया है और उसको देख के आप भी समझ रहे होंगे कि सर रंगोली भी बेहतर कर सकते हैं करके। हो सकता है मैम, कभी सोचेंगे, ट्राई करेंगे कि लाइफ का मतलब ही तो यही है कि सीखते जाओ। और जी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी जब भी मौका मिलता है मैं यही कहता हूँ कि मैं 32 की ईयर्स में, जब मैं 32 की एज में जब मैं पेंटिंग सीख सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हो। जी। क्योंकि आपके पास और अनंत हैं ईयर्स बचे हैं, लाइफ बचा है बहुत सारा। हमारा तो ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, उसके बाद भी हम नया चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो फिर बहुत सारे टाइम है, वो और भी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो हो सकता है आगे चल के रंगोली कहीं ऐसा एक दौर आएगा तो फिर सीखना चालू कर जी। देंगे। ठीक है। सर आपसे बात करके पता चला कि आप आर्मी में थे, तो आर्मी एक डिसिप्लिन और उसमें स्ट्रिक्ट रहता है समझ सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर आपने आर्ट को चुना, तो आर्मी और आर्ट मतलब दोनों एक अलग चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर आपने इसको दोनों में कैसे बैलेंस किया? हाँ मैम, ये तो सही बोले आप, लेकिन क्या पता आर्मी भी ए से स्टार्ट होता है, आर्ट भी ए से शुरू होता है और शायद यही एक भी कनेक्शन अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है। बाकी दूसरी बात ये है कि मैं ये हमेशा मानता हूँ मैम कि मैंने जो अपनी लाइफ़ में देखा, जी, हर एक इंसान के 2 इंसान होते हैं उसके अंदर। उसका सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो एक रफ़ एंड टफ़ साइड होता है जी, जी, उसका, जी। जो जिसके लिए वो लड़ता है, जिसके लिए वो एग्रेशन उसके अंदर आती है। लेकिन
ऐसा इंसान होता ही नहीं जो कभी रोया नहीं होगा। और रोने का मतलब है, दर्द को फ़ील करने का मतलब है उसके अंदर वो सिम्पैथी है, उसके अंदर वो सिम्प्लिसिटी है, उसके अंदर वो इमोशंस हैं, जो कई सारे लोग हम लोग कई बार 10 लोगों के सामने हम लोग अपनी इमोशन को बाहर नहीं आने नहीं देते, लेकिन अकेले जी, होते हैं तो उन चीज़ों को सोचते जी, हैं। तो जो इंसान अपनी इमोशन को बाहर कर देता है, फिर वो कहीं न कहीं इन आर्ट और इन चीज़ों में चल ही देता है। और आर्मी वाली जो चीज़ थी मैम, वो एक दौर ऐसा था जैसे इंडिया का हर एक बच्चा, और हम लोग प्राउड भी करते हैं इसी बात को, कि इंडिया में जब भी कोई बच्चा 18 के आस-पास का होता है ना, वो आप पूछेंगे तो वो कभी मना नहीं करता कि आर्मी में जाना चाहते हो क्या? तो सबसे पहला चॉइस उसका यही होता है कि मैं फ़ौज में जाऊँ, वो ग्रीन यूनिफ़ॉर्म को पहनूँ। तो मेरे लाइफ में भी वैसे ही था, क्योंकि मेरे चाचा, मेरे फैमिली में हर कोई कोई ना कोई आर्मी में होता था। और मैं बचपन से यही सोचता था कि मुझे फौज में सर्व करना है। उसके बाद में भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दे दिया। कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर बहुत सारे वो होते हैं कि वो फौज में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट की वजह से हाथ पैर टूट जाना या कुछ घटना हो जाने की वजह से वो लोग जा नहीं पाते। पर मेरे साथ अच्छा रहा कि मेरी शारीरिक जो वो एबिलिटी है वो उस लायक थी, और मैं चला गया। लेकिन वहाँ सर्व करते करते, क्योंकि फौज एक ऐसी जगह थी मैम जहाँ पे इंसान अपने आप को सोचने का बहुत समय मिलता है, जी, भीड़ भड़ाके से दूर। उन जैसे आर्ट और आर्मी भले हमको एक तरफ से देखें तो लगता है कि अलग अलग फील्ड है, वहाँ एग्रेशन है, वहाँ वो चीज़ें हैं, लेकिन एक फौजी और एक मतलब बीइंग एन आर्मी मैन, उस बंदे के अंदर जो फील होती है ना, वो शायद आर्ट के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी था, और वो कनेक्ट करता था हमेशा। क्योंकि मैं जानता हूँ, जब मैं वहाँ था तो जब हम लोग कहीं निकलते थे 4 दिन 5 दिन की पेट्रोलिंग में, तो उस दौर में मैं अपने घर, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता था, ना जी, कि 4 लोगों के बीच में। तो वो जो अकेलापन वहाँ मिलता था, कई बार रात में एम्बुश लगा के बैठे हैं और वहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता था। वहाँ एक ही चीज़ होती थी कि कोई हमको ना मारे, बच जाए। तो हम कहीं किसी को घात लगा के बैठे हुए हैं और वो रात भर क्या करेगा? तो हम उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करते थे, उन चीज़ों को सोचते थे। तो बाकी लोग क्या करते थे मुझे नहीं आइडिया है, पर मुझे ऐसा लगता था कि उन चीज़ों को लेके जो इमेजिनेशन है ना, वो आर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, पहला तो इमेजिनेशन ही होता है, उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी और स्किल देखी जाती है। जी, पहला तो वो इमेजिन ही करता है किसी भी चीज़ को, कोई भी आर्टिस्ट। तो वो कहीं न कहीं वो कनेक्शन था। और यहाँ आने के बाद में दूसरी बात ये साइड को जब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद मैंने कोशिश किया मैं, मेरा जो पहला प्रोफ़ेशन था वो अलग था आर्मी से आने के बाद। क्योंकि बीइंग एन आर्मी मैन में यहाँ आने के बाद सिक्योरिटी कंसल्टेंसी, सिक्योरिटी का ट्रेनिंग ऑफ़िसर था मैं एसआईएस में। लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे कभी सुकून नहीं देती थी। मुझे अच्छा, ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ तो मिसिंग है लाइफ़ में। और हम लोग जनरली हर किसी को सजेस्ट करते हैं, जैसे हम अपने छोटे भाई लोगों को, भैया मैं क्या करूं, तो हम बोलते हैं कि वही करो जो मन चाहता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा जानेगा कैसे कि वो क्या चाहता है। और मैंने जो देखा मैम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मुझे ये लगता है कि आपको अगर ये जानना है कि आप बनना क्या चाहते हो, तो आप मोटी मोटी किताबें मत पढ़ो, रीच डैड पुअर डैड पढ़ने की जरूरत नहीं है, द सीक्रेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो बच्चा वाला अपनी फॉर्म को याद करो। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं स्कूल के दिनों में जो शत्रुजीत था, वो शत्रुजीत को जब याद करूंगा वो क्या चाहता था, वो उसको किस काम में मजा आता था, तब मुझे अपने आप वो रास्ता दिखने लगता है कि हाँ मैं तो यही चाहता था। और जब मैं आज स्कूल ज्वाइन किया हूँ तो मुझे स्कूल देख के मुझे ऐसा लगता नहीं मैं जॉब करने आया, मुझे ऐसा लगता है मैं तो पढ़ने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो दिन लौट आया है, और उसके लिए बढ़िया ही मैनेजमेंट पैसा भी दे देता है, तो क्यों ना मजा लें और करें। और यही चीज़, यही सवाल के लिए हम लोग कितने परेशान रहते हैं कि जी, हमें क्या करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि वही करो जो मन करता है। पर सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जो कि मन मन क्या क्या करता करता है? है मन क्या करता है वो जानने के लिए मुश्किल हो जाता है हमको। मन क्या करता है वो जानने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे लगता है। मे बी बाकी सबकी थिंकिंग जी, अलग अलग होगी, लेकिन वो अपनी बचपन की फॉर्म में आप आ जाओ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हो। क्योंकि उस टाइम जो ब्रेन होता है एक बच्चे का, वो रॉ होता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसमें मिलावटी नहीं होती है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फिर तो उसके अंदर बहुत सारे कचरे जी। भर जाते हैं। सर
आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपका मन कहता है वो करो, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को कि मन क्या कहता है। ये समझना बहुत मुश्किल होता है और आप समझ गए और आपने समझाया भी कि कैसे आप समझ सकते हैं आप क्या चाहते हैं उसको। और बहुत अच्छी बात कही कि सबको लाइफ में सुकून चाहिए, लेकिन वो नहीं ढूँढ पाते कि हमको सुकून कहाँ से मिल रहा है। तो सर, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, ये सारी चीज़ें। और एक बच्चे के अंदर कहीं न कहीं एक आर्ट रहता ही है बचपन से बिल्कुल। ही। लेकिन ये होता है कि उनको सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता तो वो निखर नहीं पाता। तो मैंने अभी तक के किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं कहते देखा है कि तुम पेंटर बनो या तुम ऐसा कुछ आर्टिस्ट बनो। तो सर, एक अगर बच्चा चाहता है बनने के लिए, तो या तो अपने आसपास एक अच्छा उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, तो सर उसको क्या करना चाहिए अगर उसको इस इंटरेस्ट है इस फ़ील्ड में तो? यस मैम, ये मैं हमेशा ये बात जब भी मौका मिला है मैंने जी। अपने तरीके से लोगों को बच्चों को बताने की कोशिश किया है। और इसका मैं अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा क्योंकि किताबी बातें तो हर कोई करता है। जी, जी। मैम ऐसा लगता है कि देखिए, आज अगर हम आईएएस की लिस्ट को देखते हैं ना, तो पिछले कई सालों से बिहार से और साउथ से क्यों ज़्यादा आईएएस बनते हैं। जी। और आप एक चीज़ और देखिएगा कि अभी सपोज़ जैसे ये जिस जगह हम लोग बैठे हैं, इस जगह से कोई आईएएस नहीं निकला है। जैसे एक आईएएस निकलेगा, देखिएगा 2 साल के अंदर यहाँ से 4 आईएएस निकलेंगे। इसका रीज़न ये है कि हम अपने अगल-बगल में देख के उनको फ़ॉलो करते हैं। और जो जैसे होता है ना, एक जो छोटा बच्चा होता है, जैसे एक 10 साल का बच्चा है, उसके घर में अगर 12 साल का कोई बच्चा पहले से है, तो वो अपने नियरेस्ट एल्डर को देख के उससे जो छोटी-छोटी चीज़ें सीखता है, उन्हीं को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारी मोहल्ले या हमारे गाँव से जब कोई कलेक्टर बनता है ना, तब 4 लोग और फटाफट कलेक्टर बन जाते हैं। वो जो पहला निकलने वाला चीज़ होता है, वो बहुत मुश्किल वाला काम होता है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ हार्डर। तो वैसे ही इंडिया का यही, इंडिया तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अपने आस-पास की जो माहौल है, इसमें यही एक सबसे बड़ा दिक्कत है। और मैं प्रैक्टिकली इस बात को बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब बचपन में चलते थे ना, मैम स्कूल जा रहे हैं, अब जी। एक बच्चा आर्टिस्ट क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि आर्टिस्ट को इंडिया में पेंटर बोला जाता है। हाँ। दूसरी बात, हमने पेंटर को हमेशा ये देखा कि पहले तो वो भी होता था, आजकल बंद हो गया, कि गाड़ी के नंबर प्लेट लिख रहा है CG07। तो कौन बच्चा धूप में छोटा सा दुकान 2x2 में या 10x10 की दुकान में बैठ के कौन बच्चा अपने फ्यूचर को वो डिसाइड करेगा कि मैं आगे चल के मैं CG07 लिखूं नंबर प्लेट। वो भी आजकल रेडियम वालों ने वो भी कब्जा कर दिया। दूसरा हम देखते हैं बड़े लेवल में, जून की तपती दोपहरी में कहाँ 6 मंजिला इमारत के ऊपर बांस के वो जो फ्रेम बने होते हैं, उसमें एक आदमी चढ़ के कोका कोला का एड लिख रहा है। तो मुझे कितना भी मन करता है आर्ट करने का, मैं क्यों चाहूंगा कि मैं जून के गर्मी में जाके वहां वो 6 मंजिला इमारत के ऊपर कोका कोला या पेप्सी का एड लिखूं। हर बच्चा ये चाहता है कि सक्सेस का मतलब एक जीने लायक अमाउंट, एक मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ एक इज्जत और एक रेपुटेड जॉब होना चाहिए, रेपुटेड काम होना चाहिए। तो उस वजह से ना पेरेंट्स ना बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट को बहुत शिद्दत से और बहुत लेवल तक करते हैं, पर वो उसमें करियर नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनके सामने एग्जाम्पल ही नहीं है ना। मैं अभी जैसे हमारे गाँव से जब तक आईएएस नहीं बनेगा तब तक आईएएस बनता ही नहीं है, बोले 50 साल हो जाते हैं जब, लेकिन जैसे ही एक बनता है, जैसे बिहार का है, साउथ में है, केरला तरफ है, तो वहाँ आपको मतलब सबसे ज़्यादा रेट है कि वहाँ के लोग ज़्यादा आईएएस बनते हैं क्योंकि उन्होंने देखा अपने आस-पास के लोगों को। और जब हम देखते हैं कि कॉमन आदमी हमारे बीच में से कोई उठा, जैसे हमारे टाइम में ये होता था कि हमको लगा आईएएस, अरे ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे बीच में से कोई जब आके उस चाँद को छू लेता है तो हमें लगता है व्हाई नॉट मी, है ना? मैं ये काम कर सकता हूँ ना। जब वो कर सकता है तो वो जो चीज़ें, अब एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बड़े-बड़े आते हैं, लियोनार्डो, दा विंची, पाब्लो पिकासो, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं उनसे। कहाँ लियोनार्डो, दा विंची, कहाँ हम, हमको लगता है ये हमारा काम का चीज़ नहीं है। अब हम किसी को बात करें, स्टीव जॉब्स की एग्ज़ाम्पल देंगे। अब स्टीव जॉब्स उसके, और क्योंकि इंसान बहाने बहुत ढूँढता है, हर इंसान।
बहाने ढूँढता है। हो सकता है उसके पिताजी ने उसको सपोर्ट किया, मेरे पिताजी नहीं करते, चलो खत्म, नो, ये मेरा काम नहीं है। हो सकता है उसके परिवार में ज़्यादा पैसा था, उसको हर एक चीज़ मनमर्जी करने दिया गया, आई हैव लिमिटेड, नो। मतलब बहाना इतना ज़्यादा हमारे पास है कि हम उस चीज़ को करने से पहले ही उसको क्रॉस कर देते हैं। लेकिन हमारे बीच में से जब कोई निकलता है, अपने दोस्त, अपने बीच का कोई जिसके साथ हम खेले पढ़े, तो हमें लगता है, क्योंकि हम उसकी लाइफ़स्टाइल को हम भी देख चुके होते हैं, तो हमें लगता है जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तो हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल के आर्टिस्ट अभी हमारे आस-पास में से नहीं निकले हैं जो कि आर्ट की वो परिभाषा बदल दें। जी। लोगों को वो एग्ज़ाम्पल दे सकें कि हाँ, आर्ट का मतलब ये होता है, एक सूटेड-बूटेड जॉब, एक अपना आर्ट गैलरी, एक फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट, लाखों में उसकी आर्ट बिक रहा है। और उसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे आसपास में अभी जो हैंडमेड पेंटिंग्स वगैरह का क्रेज बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हुआ है। पर अब उसमें ये भी हम सोसाइटी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हैंड टू माउथ वाला काम है। इंडिया में सबसे पहले आदमी तो पहले उसी से जद्दोजहद कर रहा है ना। हाँ, कुछ सालों बाद जरूर ये चीजें बदलेगी, क्योंकि जैसे कोविड में भी हमने देखा, सबसे मेन चीज क्या है, बुनियादी जरूरत, उसके बाद शौक, है ना। अब पेंटिंग्स की जो कैलकुलेशन है और जो इसका स्टैटिस्टिक्स है ना मैम, वो थोड़ा सा अलग है। ये जब हमने ये सुना जरूर है कि पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, बट वो पेंटिंग करोड़ों में बिकने वाली जो पेंटिंग होती है, उसके पीछे का एक अलग हिस्ट्री होता है। वो टैक्स पेइंग और टैक्स सेविंग वाला चक्कर होता है। तो जो कॉमनली इन सब चीज़ों को हम यहाँ नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि हर वो आर्टिस्ट जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम लोग अगर मिलके थोड़ा सा सोसाइटी को ज़रूरत दिखाएं, पेंटिंग की ज़रूरत क्या है। जैसे मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं खुद हूँ। मेरी स्केच कोई बना के मुझे दे देगा तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है। और मेरे सामने कोई पाब्लो पिकासो का पेंटिंग ला के दे दे तो मुझे क्या करना है उससे, है ना। हाँ, मुझे पेंटिंग सबको देखने में अच्छा लगता है, पर खरीदता हर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि और उस पेंटिंग को वो ज़रूर लेना चाहेगा या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाए जिसमें वो खुद है, क्योंकि उस कहानी का हीरो या हीरोइन वो खुद होता है। तो इसीलिए जो बन चुके हैं, जो आर्टिस्ट अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं अभी फाइनेंशियली, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को, हमको मिलके थोड़ा सा पेंटिंग को लोगों की ज़रूरत के साथ में ऐड कर दिया जाए। जैसे कि एनिवर्सरीज है, आप फालतू की गिफ्ट लेके आ रहे हो तो आप क्यों ना एक दूसरे को स्केचेस गिफ्ट करो। फिर आप किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में स्केचेस गिफ्ट करो अपने पेरेंट्स को। हम लोग जब छोटे होते थे ना मैम, तब मम्मी से कह पाते थे आई लव यू मम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने माँ बाप को कब कहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम कह ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम उनकी एनिवर्सरी में या उनकी बर्थडे में कोई स्केच बना के उनको गिफ्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम अगर एक मैसेज दें तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो ये एक मैं सोचता हूँ, ये मेरे हिसाब से, कि ये चीज़ों को थोड़ा सा हम अगर ऐड करें तो हो सकता है कि आगे बच्चों में भी वो चीज़ दिखेगा। और हमारे बीच से जब अच्छे आर्टिस्ट निकलेंगे तो डेफिनेटली उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो लोग इंस्पायर होंगे उन चीज़ों को लेके कि नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए एक पेंटर वाली जो इमेज बनी हुई है ना, उसको हमें थोड़ा सा मेहनत करके ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे हम लोगों से कई बेटर फॉर्म में करते हैं, कर रहे हैं आज भी। मैंने जो पेंटिंग बनाया है 5 मिनट में ही बनाया है, लाइव बनाया है, मेरा ही बनाया है। आप देख रहे होंगे इसमें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पेंटिंग आप जैसे लाइव बनाए, तो इतना जल्दी और इसका कोई स्टेप्स होगा, या अगर कोई पेंटिंग सीखना चाहता है या वो भी चाहता है कि किसी का स्केच बना पाए, तो उसका शुरुआती वो कैसे सीख सकता है सर, इसको हम जानेंगे। बिल्कुल मैम। एक्चुअली एक मिथ शुरू से चली आ रही है, जो हम लोगों के बचपन में जब हम लोग करते थे तो थोड़ा बहुत जब ठीक ठाक कर देते थे, तो जो सीनियर जो गार्जियन है बोलते थे ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान का दिया हुआ। पर अब आर्ट भगवान का गिफ्ट नहीं है। भगवान तो सबको गिफ्ट दिए हैं, है ना। हर कोई बच्चे के अंदर एक हुनर होता है, और पेंटिंग एक स्किल है। उस स्किल को अचीव किया जा सकता है। और जैसे बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो एकेडमिक्स है, हर कोई बच्चा A+B का होल स्क्वायर सीख के थोड़ी ना दुनिया में आता है।
वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली उन चीज़ों को करता है, करते हुए वो आगे सीखता है, फिर मैथ्स के, फिर साइंस के, फिर लॉज़, सॉल्यूशंस, वो सारी चीज़ें तो वो पढ़ते हुए सीखता है ना। तो आर्ट इज़ नॉट ओनली ड्राइंग, आर्ट अब आर्ट एजुकेशन बन चुका है। और जैसे अभी नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020 टू 30 वाला, तो जी। उसमें नया एजुकेशन पॉलिसी में आर्ट को कंपलसरी किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आर्ट इज आर्ट एजुकेशन। अब आर्ट एजुकेशन है, इसलिए इसमें स्किल है, जैसे मैं खुद करके आपको दिखा सकता हूँ लेकिन इसमें जो बेसिक स्किल्स हम बताते हैं, जो शुरुआती बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी पेंसिल को ग्रिप करना सीखा है, तो उनके लिए भी है। और जो एडवांस लेवल है, जैसे जी। पोर्ट्रेट बनाना, हर कोई जो आर्ट सीखना चाहता है वो ये सोचता है कि मुझे पोर्ट्रेट बनाना सीख जाना चाहिए। तो मैं बच्चों को ये बात भी बोलता हूँ हमेशा कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्लास 5th के बच्चे के सामने आप डेड बॉडी दे दें और उनका दिल निकाल के उसके हाथ में पकड़ा दे, लो भाई ऑपरेशन करो, ये तो नहीं हो सकता ना। आपको उसके लिए उस प्रोसेस को जाना ही पड़ेगा। आपको 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, आपको एमबीबीएस करना है। किसी को सपोज पायलट बनना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अभी से 6th का बच्चा है और अभी जाके वो ड्राइव करना तो नहीं चालू कर सकते। जी। तो ये जो है धीरे धीरे जैसे हमारे सिलेबस कंटिन्यू होता है, उसी तरीके से सिलेबस होती है। बाकी जो बेसिक्स होता है उसमें आपके हाथ की फ्लो, जी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे टूटी लाइंस करते हैं, तो जो बेसिक होता है मैम, उसमें आपके हाथ का जो चलने का तरीका है, जो फ्लो है, जी। जी। उन चीज़ों को हम पहले प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद उसमें जो शेड्स हैं, शेड्स के भी अलग-अलग तरीके हैं, तो उन चीज़ों को सिखाया जाता है। फिर जो बेसिक आपकी शेप्स होती हैं, क्योंकि जो जितने भी मैन मेड थिंग्स होती है ना मैम, जो 6 जियोमेट्रिकल शेप हैं, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसी शेप में ही होती हैं। गॉड मेड चीजों की हो सकता है, जैसे एयर, सॉइल, ये सारी चीजों की कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होगी, बट जो जियोमेट्रिकल शेप हैं वो सारे मैन मेड चीजों की जियोमेट्रिकल शेप में ही होती है। जैसे स्कूल बस है, एक बच्चे को हम अगर एग्जांपल दें तो जियोमेट्रिकल शेप्स में, जैसे रेक्टेंगल है तो बस है, ये रूम है, ये सारी छोटी से बड़ी बेंचेस हैं, मोबाइल है, टीवी है, सारे फ्रेम्स हैं, ये स्क्वायर में है, ये ब्लैक बोर्ड जो है रेक्टेंगल है। तो उन बेसिक शेप को पहले वो समझे, बेसिक शेप को ड्रॉ करने के बाद वो उसमें डिटेलिंग्स ऐड करे, उसमें क्या क्या है जो उसको दिख रहा है, उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। और अभी एक चीज़ क्या हो गया है मैम, कि इंटरनेट हमें बहुत हेल्प भी कर रहा है, लेकिन कई बार हमारी जो इमेजिनेशन है उसको तो कई बहुत बैडली वो हिट करता है। जैसे कि हमारे टाइम में ये होता था कि हमें ड्राइंग करना है तो हम सामने देखें, हाँ बोतल पड़ा है तो हम लिम्का का बोतल ड्रा करना चालू किए। लेकिन अब क्या करता है बच्चा, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ और वो कहते भी हैं कि सर मैं तो ऐसा करती हूँ, आपको कैसे पता? क्योंकि हमने देखा है उन चीज़ों को करते, हम भी तो वही करते हैं ना मैम। जैसे कोई ड्रॉ करने का मन करता है बच्चे को, क्या करता है, मोबाइल निकाला और स्क्रॉल करना चालू कर दिया, कुछ खतरनाक सा रेफरेंस ढूंढता हूँ। अब वो इस लेवल का रेफरेंस निकाल देता है, लेकिन उसका स्किल जो है उससे कई गुना नीचे है अभी। तो उस वजह से वो फिर डिमोरलाइज होता है कि अरे मैं ये नहीं बना पाया। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, बेसिक चीज़ों को, छोटी चीज़ें, ग्लास, कप, मग्स और ये सारी चीज़ें, और जो उसकी जो बेसिक डायग्राम्स होते हैं, जैसे सर्कल। अब सर्कल बनाना है किसी बच्चे को आप बोलेंगे, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, उसमें गोला मारना चालू कर देता है। बट जब तक वो, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आपको, आज मैंने इतना सा गोला बनाने के लिए कहा, एक सर्कल बनाने, आपने कड़ा निकाल के सर्कल बना दिया, कल मैं बोलूंगा इससे बड़ा, तो क्या करोगे तुम, गले में कड़ा पहन के थोड़ी घूमोगे। अगले दिन फिर आपको बड़ा करना है, तो कहीं पे फिंगर्स, फिर रिस्ट, फिर एल्बो, उसके बाद शोल्डर, ये वर्क से रिलेटेड ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसके बाद में इसके मेथड से मैं जैसे फिर एडवांस में जाता है, ये तो बेसिक होगी। बेसिक ड्राइंग ठीक ठाक होने के बाद हम उसमें पेंट का मीडियम चालू कराते हैं, जैसे ड्राई मीडियम है, वेट मीडियम है, उसमें ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट होता है कि पोर्ट्रेट ड्राइंग, जो टफेस्ट पार्ट होता है एक। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत सारे मेथड है, अभी यूट्यूब में भी मिल जाते हैं, बट यूट्यूब आपको ओनली अपनी मन की बात प्रोवाइड करता है, आपकी क्वेरी को सॉल्व करके नहीं देता है, जो एक टीचर करके दे सकता है। क्योंकि यूट्यूब से आप देख के बना सकता है वो एक स्टूडेंट, बट उसको यूट्यूबर को भेज के वो करेक्शन वर्क नहीं मंगा सकता है। तो उसमें ल्यूमिस मेथड बोलते हैं,
इसमें यूट्यूब में और ज़्यादा है, ब्लॉकिंग मेथड है। ये सारी मेथड से आप पोर्ट्रेट की ड्रॉ करना सीख जाते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली अभी सर बैठे हैं तो हम एक सर्कल बना लिए जो छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। इसका हाफ पार्ट में हमने लाइन लिया, ये इसको हम आई लाइन बोलते हैं, ये नोज लाइन बोलते हैं। उसके बाद में ये लिप लाइन हो गया, ये नोज लाइन हो गया। यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये देखिए बेसिक, तो ये प्रॉपर्शन को एक्यूरेट करता जाता है। उसके बाद में उनको एंगल देते हैं कि ये किस एंगल में देख रहा है। ये ईयर लाइन है, क्योंकि जो भी सारे इंसान भले मतलब पूरी दुनिया में मैम 700 करोड़ लोग होंगे अप्रोक्स, लेकिन 700 करोड़ लोगों का सबका आइज दो है, एक नोज है, एक लिप है, दो ईयर है, फिर भी सबके चेहरे अलग हैं। मतलब एक मिनिमम चेंजेस है उसके अंदर। तो वो मिनिमम चेंजेस को हम कैसे पकड़ सकें, तो उसके लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम एडवांस जो क्लास होती है पोर्ट्रेट की और बाकी एनाटॉमिकल फिगर है, फिगर ड्राइंग है, उन चीज़ों में बताते हैं। तो ये एक बेसिक आपको प्रोपोर्शन वाइज सही मिल जाता है कि यहाँ पे मुझे आई बनानी है, यहाँ पे मुझे नोज रखनी है, यहाँ पे लिप्स रखनी है। तो जो टेढ़ा मेढ़ा वाला चीज़ें होती है वो प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू सर। अगर आपको किसी को भी पेंटिंग सीखना है या अगर सीखना चाहते हैं तो आप शत्रुजीत सिंह सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपने कोचिंग क्लासेस का डिटेल बता दीजिए। ओके मैम, मेरी दो क्लासेस है, भिलाई 3 में, चरौदा पंसिल नगर में एक, और यहाँ पे जो हम जहाँ पे अभी बैठे हैं ये हाउसिंग बोर्ड वाली क्लास है गुरुद्वारा के सामने। और बाकी मेरे नंबर से कॉल कर लेंगे तो किसी को भी हम उनकी जो स्किल को चेक करके उनको एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दोस्तों हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपने मिला शत्रुजीत सिंह सर जी से, जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग है और बच्चों को सिखाते भी हैं। तो ऐसे ही नए नए कलाकार से आपको फिर मिलाएंगे। तब तक के आप सुनते रहिए रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। धन्यवाद। जी जी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।